बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नून लीग इन दिनों इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर रही है। पार्टी ने 9 निकाती एजेंडा भी तैयार कर लिया है जिस पर वो इलेक्शन मुहिम करेगी। बिजली और गैस की कीमतों में कमी, नौजवान और ख़वातीन के लिए रोज़गार के मौके फराहम करना नून लीग के एजेंडे में शामिल है। इसके अलावा नून लीग ज़राअत में बेहतरी और निज़ाम अदल में इस्लाहात की पॉलिसी भी तरतीब दे रही है। लेकिन हुकूमत बनाने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट मरहला है ज़ाहिर है वोटर्स को कायल करना, जिसके लिए नून लीग के कायद नवाज शरीफ इंतखाबी बयानिया तश्कील देने की कोशिशों में है। नवाज शरीफ अपनी कारकर्दगी गिनवा कर वोटर्स को कायल करने की कोशिश भी कर रहे हैं और उन्हीं वोटर से शिकवे भी करते हैं। आज नवाज शरीफ ने ये शिकवा किया कि काम हम करते हैं, वोट किसी और को जाता है। हमने चित्राल में लोहारी टनल बनाया मगर वोट जमात इस्लामी को गया। कराची में अमन कायम किया मगर वोट किसी और को गया। उन्होंने ये भी सवाल किया कि काम हम करें और वोट किसी और को जाए, क्या ये बुरी बात नहीं? नवाज शरीफ के वोटर से शिकवे किस हद तक जायज़ है, इस पर भी हम बात करेंगे। जहां एक तरफ नून लीग की हुकूमत साजी के ख्वाब हैं तो मुखालफिन भी सरप्राइज़ देने की कोशिश और दावे कर रहे हैं। आज जरदारी साहब से मुलाकात में बलूचिस्तान से साबिक निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुट्टी पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। बिलावल भुट्टो ये दावा करते हैं कि वो पूरे मुल्क से सरप्राइज़ देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हुकूमत साजी के ख्वाब नून लीग के हैं और हुकूमत कोई और बना लेगा। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए आज पहला और बड़ा सवाल कुछ यूँ होगा कि हुकूमत बनाने की ख्वाहिश क्या नून लीग को सरप्राइज़ मिल सकता है? पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ आज मौजूद होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशफी साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। अयाज साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी चूँकि बिलावल भी कहते हैं कि पूरे मुल्क से सरप्राइज़ मिलेगा। नवाज शरीफ साहब जो शिकवे कर रहे हैं कि काम वो करते हैं और वोटर वोट किसी और जमात को डाल देता है, क्या अब आपको, और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि सरप्राइज़ देंगे, तो क्या उन्हें सरप्राइज़ मिलेगा या वो सरप्राइज़ देंगे? सरप्राइजेस तो बहुत मुझे नज़र आ रहे हैं। ये जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, पहले भी सरप्राइजेस आपको मिलते रहे हैं। लास्ट मोमेंट पे लग रहा था कि शायद इलेक्शन नहीं होंगे और उसके बाद फिर काजी साहब ने फ्लाइट भी पकड़ ली और इलेक्शन भी आपको दे गए। इससे बड़ा कारनामा और क्या हो सकता था? अब कायद कह रहे हैं तो कायद तो गलत नहीं कहते ना कभी भी, जो भी कह रहे हैं। 2/3 अक्सरियत भी अगर इस मुल्क में किसी को मिली है तो कायद को ही मिली है। वो पता नहीं फिर उस वक्त वोट उनको कैसे मिल गया था। और जाहिर है लवारी टनल आपने बना ली, लेकिन हो सकता है उस हल्के के, उस इलाके के लोग आपकी कारकर्दगी से खुश ना हो, वो इसलिए वोट उन्होंने आपको नहीं दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि वोट वो आपको डले थे और किसी और के निकल आए। अगर तो आप ये कहना चाह रहे हैं तो फिर ये तो इस मुल्क के ऑलमोस्ट हर इलेक्शन में हुआ है। अब दौड़ें जो लगी हुई है, सरफराज बुट्टी साहब का भी मैं सुन रहा था कि शायद नून लीग में जा रहे हैं। जी जी। आज मुझे ज़ाती तौर पे भी हैरत हुई जब वो पीपल्स पार्टी में चले गए। हाँ। इसका मतलब है कि कोई इन पार्टियों के हद तक तो लेवल प्लेइंग फील्ड मुझे नजर आ रही है। सही। उधर से IPP ने मजाक डाला हुआ है कायद के लिए। वो पता नहीं 25-26 तो उन्होंने कौमी असम्बली की नशिस्तें मांगी हैं और सीट एडजस्टमेंट अब अगर तो बहुक्म हाकिम है फिर तो माननी पड़ेगी। सही। 26 नहीं तो चलें को 20-22 देनी पड़ेंगी। अगर आप नहीं देंगे तो फिर मुझे नहीं समझ आ रही कि फिर सरप्राइज किसको मिलेगा। लेकिन एक चीज रेस्ट एश्योर्ड कि सरप्राइजेस बहुत होंगे इस इलेक्शन में, क्योंकि सरप्राइजेस अगर ना हुए तो फिर ये इलेक्शन तो बेकार हो जाएगा ना। इस इलेक्शन का फायदा कोई नहीं है, इसलिए सरप्राइजेस होंगे। आप इंजॉय करेंगी इलेक्शंस। और मेरे कायद अगर कह रहे हैं कि जो भी कह रहे हैं कायद, मैं तो आपको पता कायद के सेकंड करते हैं आप। और जाहिर है मैं तो कायद को सेकंड हमेशा करता हूँ। आप बहरहाल मुझे कोशिश करती हैं रिट्रैक करने की। सही है, लेकिन आप नहीं हटते। मैं देखे ना, मैं मतलब साबित कदम हूँ इस सवाल। एक्चुअली असल मोहब्बत यही है ना सर आपकी कायद के साथ। हाफिज ताहिर साहब हमारे साथ हैं। जी हाफिज ताहिर साहब, ये आप नवाज शरीफ साहब सरप्राइज देने जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी सरप्राइज देने जा रही है। ये जो वो नवाज शरीफ साहब कहते हैं, कह रहे हैं कि जी काम मैं करता हूँ, सरप्राइज वोटर उनको दे देते हैं, तो आप किसको सरप्राइज मिलने जा रहे हैं इन इंतखाबात में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। मैं गुजारिश करूँ, मुझे ये लगता है कि ये कौम इस मर्तबा सबको सरप्राइज देगी। कौम में जो एक शऊर है, लोगों में एक गुस्सा भी है, लोगों में एक फहम भी है। तो जो रिवायती निज़ाम है, मुझे लगता है कि अगर
ये एक इलेक्शन कमीशन मुनसिफाना इलेक्शन कराने में कामयाब हो गया तो ये सबके लिए सरप्राइज होगा। हम देख रहे हैं कि लोगों की तवज्जो जो है वो जो पुराने कैंडिडेट हैं उनकी तरफ नहीं है उस अंदाज से, बल्कि नए लोग जो है उनकी तरफ लोगों की तवज्जो है। और इसमें बहुत सी चीजें अभी हो रही हैं। अभी तो आप देखें खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में आसिफ जरदारी साहब दौरे कर रहे हैं और मियां साहब लाहौर में बैठे हैं, वो दौरे करके बलूचिस्तान के आ गए हैं। लेकिन उसके बाद अभी हमारे भाई सरफराज बुगटी साहब आज शामिल हो गए हैं पीपल्स पार्टी में जी। तो इसका मतलब ये है कि सरप्राइज अभी बहुत सारे हैं रास्ते में, लेकिन कौम क्या वोट करेगी ये मैं समझता हूँ इस मर्तबा तवक्कुआत से कहीं मुख्तलिफ चीज नजर आती है। सही, आप समझते हैं कि कौम इस दफ़ा सरप्राइज दे सकती है और तवक्कुआत से मुख्तलिफ किस्म का रिजल्ट आ सकता है। बहरहाल आमिर साहब, बुनियादी सवाल जो शिकवे कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो कहते हैं पीपल्स पार्टी इंतखाबात में सरप्राइज, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई तो अब ये जो हुकूमत बनाने की दावेदार है ज़ाहिर है नून लीग, तो फिर ऐसा तो नहीं हो सकता जो वो हुकूमत बनाने के लिए सोच रहे हैं कि वोटर उनको वोट देगा तो सरप्राइज मिल सकता है क्या उन्हें कि वोटर उनकी तरफ आए ना, जो कि वो कह रहे हैं कि पहले भी ऐसा हुआ। उन्होंने कहा है वोट हमारी तरफ आया, वोट किसी और तरफ काउंट हुए, जो आरटीएस था। और बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमारे अयाज साहब ने भी की और हाफिज साहब तो करते ही अच्छी बात है। हाँ, सरफराज बुगटी साहब के वालिद गुलाम कादिर बुगटी भी पीपल्स पार्टी में थे और इनके साथ वो जो जमाल रईसानी और मलिक शाह गुरगेज, ये दोनों पीपल्स पार्टी में गए हैं और वो हैं चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट। नून में पहले टफ मुकाबला चल रहा है और अब इनका सनाउल्लाह ज़ारी से मुकाबला होगा वहाँ जाके चीफ मिनिस्ट्री का। ये तो है इनकी, क्योंकि हर सियासतदान का राइट है कि वो अपनी ये पोजीशन देखता है। हालांकि अखलाकी तौर पे ये राइट बनता नहीं है कि आप निगरान कैबिनेट में हों और आप फिर इलेक्शन लड़ने चले जाएं। आपके ऊपर कैंडिडेचर के ऊपर क्वेश्चन आता है कि आपको नहीं आना चाहिए था। अभी जैसे आईपीपी की बात हो रही थी, बहुत सारे लोग ओन चौधरी को कह रहे हैं कि जी वो लड़ेंगे लाहौर से, हालांकि वो अपनी नानी अम्मा के गांव से जो समुंदरी में इनकी बरादरी के इलाके के 21 चक हैं और जड़ावाला के भी एक पूरी यूनियन काउंसिल उसमें साथ लगी है, वो वहाँ से PMLN की हिमायत चाह रहे हैं। और हुमायूं अख्तर खान गए हैं जो अभी पार्टी को तो वो पहले भी छोड़ गए थे अपनी, और अब वो भी जहाँ उनकी शुगर मिल है किंजवानी इलाका है, ये भी फैसलाबाद का ही है, समुंदरी के पास ही है, वो वहाँ से कैंडिडेट बनना चाह रहे हैं। वहाँ उन्होंने बैनर शैनर कुछ लगवाए हैं। ये जो है ना सीटें, मैंने उस दिन बताया था अपने यहाँ जब खबर भी दी थी कि जो अयाज सादिक के घर मीटिंग हुई तो वहाँ इन्होंने इतनी सीटें डिमांड की कि एक मुस्लिम लीगी लीडर ने हंसते हुए कहा कि यार सानू दस देना असी किस किस सीट से लड़ना है, क्योंकि सारियां तो तुसी मंग ली हैं। तो वहाँ बड़ा कहका भी बुलंद हुआ। तो वो एडजस्टमेंट के नाम पे जो भी है वो बड़ा टफ मुकाबला है कि वो PMLN कितना रखेगी। PMLN के पास अच्छे कैंडिडेट्स हैं, अपने 3000 लोगों ने दरखास्तें दी हैं। आज सिंध का था उनका 25 से 28 जलसे नवाज शरीफ जनवरी में करने जा रहे हैं। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ अलग करेंगे। अब ये जो चल रही है ना जी कंपेन शम्पेन, ये जरदारी साहब कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी कर रही है, बिलावल साहब घूम रहे हैं और कन्वेंशन जहाँ पे कहते हैं जी कोई घुस नहीं सकता, वहाँ पे PTI ने बड़े आराम से कन्वेंशन KP में किए हैं, दिखाए हैं करके। तो विल करनी चाहिए कि वो जो है ना कहानी कि कौन किधर भाग रहा है, कैसे भाग रहा है, उस पर अगले सेगमेंट में आ भी जाएंगे हम। जी जी बिल्कुल। इशू ये है कि सियासत मैदान में डट के रहने का नाम है और अपना मैदान बनाना पड़ता है आपको, चाहे आपको सजाएं हों। नवाज शरीफ को सजा हुई, वो आए बेटी समेत और अपनी पार्टी को बचा गए। यहां खान साहब अपनी स्किल को बचा रहे हैं कि नहीं बस मैं बच जाऊं और फिर बाकी बाद में देखी जाएगी। तो फर्क आ गया, जब आप पार्टी के लिए रास्ता नहीं बना रहे तो अब पार्टी आपके लिए कैसे रास्ता बनाएगी, आप उनके लिए कैसे बनाएंगे, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और ये जो वोटरों की कहानी हो रही है ना, ये 8 फरवरी को खुल जाएगी। और आपको याद होगा लास्ट वीक जब स्टे आ गया था और मैंने कहा था कि मुझे यकीन ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये इलेक्शन कराएंगे, क्योंकि उनके ऊपर मैं बिल्कुल बड़ी क्लैरिटी के साथ पहले दिन से बात कर रहा था कि 2 नवंबर को जब डेट दी है वो उसका पैरा देंगे।
आज बाकी जो 3 जजेस बैठे थे उन्होंने रहा सहा काम पूरा कर दिया और बता दिया कि अब हल्का बंदियों के ऊपर स्टे नहीं चलेंगे। आज एहसन इकबाल का ट्वीट आपने देखा होगा, उन दोनों जजों की जिम्मेदारी है कि वो बताएं कि एक जज के बेटे ने वकालत की एहसन इकबाल के हल्के में और उन्होंने कहा ये दोनों ने मिलकर मेरी हल्का बंदी खत्म की और सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। तो अच्छा है, ये मैदान अब इसी तरह ही चलेगा। पॉलिटिकल रास्ता अगर पीटीआई को मिल गया इलेक्शन कमीशन से, जो मैंने आपको 13 नवंबर को कहा था कि मुझे खदशात बड़े हैं, देखे क्या होता है। सही है फैसल साहब, फैसल इसका मतलब फिर सियासत के मैदान में नवाज शरीफ साहब डटे हुए हैं और वो एक बड़ा सरप्राइज हुकूमत साजी की सूरत में देने जा रहे हैं। सरप्राइज तो बहरहाल पता नहीं देंगे नहीं देंगे मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा मैं वो जो उन्होंने कराची के हवाले से कहा, अगर आपकी इजाज़त तो उस पर अपनी राय दे दूं। जी जी बिल्कुल। उन्होंने जो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कराची के शहरी जो है ना कोई दूर शादी ज़हनी गुलाम नहीं है। जो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं ना कि अब कराची के शहरी अपने गिरेबान में झांकें, तो कराची के शहरी जब भी अपने गिरेबान में झांक कर अपना सीना देखते हैं या कमर पे देखते हैं तो नवाज शरीफ के दिए हुए जख्म ही उनको नजर आते हैं। जितने कराची में रियासती ऑपरेशन हुए, जितने कराची में सियासी ऑपरेशन हुए सियासी कुव्वतों को ख़त्म करने के लिए, वो तमाम के तमाम नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत के अंदर हुए। 92 में जिनापुर का इल्ज़ाम कराची के नौजवानों पर लगाया गया कि कराची के नौजवान जो है वो एक अलहदा वतन बनाना चाहते हैं, वो भी नवाज शरीफ के दौर में लगाया गया। ये अलग बात है कि बाद में जो खुद जो है उस वक्त के आईबी के सरबराह ने आके माफ़ी मांगी कि झूठा इल्ज़ाम था। तो इस पर तो नवाज शरीफ साहब को फिर शहर के लोगों से जो है वो माफ़ी मांगनी चाहिए कि मैंने आपके ऊपर जो है एक झूठा इल्ज़ाम लगाया था, जिस पर बाद में खुद जो है वो रियासती इदारों ने आके जो है टीवी पर बैठ के जो है वो बाकायदा जो है इस बात की जो है वो माफ़ी मांगी। 97 का ऑपरेशन जो है वो नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ। सबसे ज़्यादा शोर मचाया जाता है 16 के ऑपरेशन का, हमने अमन कायम कर दिया, हमने कराची में अमन कायम कर दिया, जिसको नवाज शरीफ साहब अपना क्रेडिट कहते हैं। वो कराची का जो अमन ऑपरेशन था वो कराची का अमन ऑपरेशन नहीं था, वो प्रोजेक्ट इमरान खान था, जिसकी कीमत कराची के शहरियों ने या कराची की सियासी जमातों ने अदा की, खुद नवाज शरीफ साहब ने भी अदा की। उसके बुनियादी सबब क्या था? उसका बुनियादी सबब यह था कि कराची में सियासी तौर पे इतनी कमजोर कुव्वतें पैदा कर दो कि वो प्रोजेक्ट इमरान खान की राह में अगर कोई रुकावट हो उसको खत्म कर दिया जाए, आसानी से प्रोजेक्ट इमरान खान को जो है वो कराची में पाया तकमील तक पहुंचाया जा सके। और ये हुआ, इस शहर के अंदर हुआ। इसका क्रेडिट किसको देना है? आज जिस नहज पर जो उन्होंने एमकेएम को पहुंचा दिया, इसका क्रेडिट भी नवाज शरीफ साहब ले लें। ये टूटी फूटी लंगड़ी रूढ़ी एमकेएम को पहुंचाने का क्रेडिट भी जो है वो नवाज शरीफ साहब के ऊपर जाता है। लेना फिर क्रेडिट इस बात का, वो लेना फिर इस क्रेडिट का कि अमन के नाम पे, ऑपरेशन के नाम पे जो है वो मुस्लिम लीग को भी जो है वो बेवकूफ बनाया गया। तो उसका मकसद तो कुछ और था, लेकिन नहीं ले सकते सिर्फ और सिर्फ इल्जाम लगा देना। अच्छा फिर आप बताएं कि मैंने कराची के लिए क्यों, तो भाई बताए ना कौन से आपने मंसूबे 3 दफा की हुकूमत के वज़ीर आज़म ने कराची को उन्होंने कौन से मेगा प्रोजेक्ट दिए? कोई एक प्रोजेक्ट का नाम तो बता दें कि भाई मेरे दौर में कराची के लिए ये बड़ा मंसूबा शुरू हुआ था, इसका क्रेडिट मैं लेता हूँ। आपने जो पंजाब में भी तरक्की की है ना, वो भी कराची की मरूने मिन्नत है। कराची से टैक्स जमा होकर आपने पंजाब में जितनी डेवलपमेंट की, अच्छी बात है, इसको हम मुखालफत नहीं करते। अगर आपने अपने पैसे को सही जगह लगाया और कराची में पैसा नहीं लग सका उसका तो हमें गम है, लेकिन अगर पंजाब में पैसा सही लग गया है, पंजाब के लोगों में एक अच्छी फीलिंग है, तो ये अच्छी बात है, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन आपने कुछ शहर के लिए नहीं किया है। आपके क्रेडिट पे जो कारनामे भी हैं वो शहर के तुफैल ही हैं, इस शहर से दिए गए पैसों के तुफैल ही हैं, आपका क्रेडिट नहीं है। आप अपनी नायली को या इस शहर के साथ किए जाने वाले रवैये को अपना क्रेडिट मत कहें, क्योंकि आपने शहर को सिर्फ जख्म ही दिए। फिर आप देख लीजिएगा इस इलेक्शन में इस शहर के लोग किस तरह आपसे, अगर आप समझते हैं कि आपने शहर के लिए किया है तो हाथ कंगन को आरसी किया, 2 महीने तो रह गए इलेक्शन में, देख लीजिएगा कितने शहर के लोग आपको वोट देंगे। सही। इलियास साहब सूरत ज़ाहिर है फिर ये जो पीडीएम की 16 माह की हुकूमत थी, इसमें भी ज़ाहिर है वो सारा मलबा नून लीग पर ही है। ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ साहब, अब वो तो इसको माइनस करते हैं, पीछे कारकर्दगी पर जाते हैं, पुराने मंसूबे गिनवाते हैं। तो आपको लगता है कि ये जो इंतखाबी बयानिए में वोटर को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, क्या नवाज शरीफ साहब वाकई वो वाला बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या वो ये जो शिकवे शिकायत वो कर रहे हैं कभी सिस्टम से कभी वोटर से, तो क्या आपको लगता है कि वो एक बड़ा सरप्राइज़ दे सकते हैं, या कहीं वोटर ना उनको सरप्राइज़ दे जाए? इलियास साहब
ये इसका तो यही लग रहा है कि वोटर सरप्राइज को देंगे, क्योंकि उनको पता चल रहा है कि जैसे देखें ये बंदा उस वक्त जब बात इस तरह की करता है कि जी मैंने फ़लाँ किया ताने देना या जिताना इस वक्त करता है जब उसको पता चल रहा है कि मुझे वो चीज़ें नहीं, मतलूबा नताइज नहीं मिल रहे जो कि उसको मिलने चाहिए। ज़ाहिर अगर मियाँ साहब ने अगर काम किया, अच्छा किया, उन्होंने काम करना चाहिए, तो उनको ये भी देखना चाहिए जो है जैसे कि ये जो टैक्स के पैसे हैं उससे मुल्क में काम करना, और ये काम करना जिसकी हुकूमत होती है उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो आवाम की फलाह व बहबूद के मंसूबे बनाए। तो ये आवाम को इसमें जताने की नहीं है, बल्कि ये बताने चाहिए, क्रेडिट देना चाहिए कि मुल्क की इकॉनमी की बेहतरी के लिए, मुल्क के लोगों की बेहतरी के लिए क्या क्या काम किए, स्कूल बनाए, अच्छा किया, ये काम करने चाहिए। बल्कि अगर देखा जाए तो इनकी गवर्नमेंट में ही ये जो इनकी सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट रही और इन्होंने यही काम किए लोगों के लिए, तो ये जताने की ज़रूरत नहीं, इनको दूसरा बयानिया बने, सियासी बयानिया बनाना चाहिए कि मुस्तकबिल में ये लोगों के लिए मज़ीद काम करेंगे। अब ये इस तरह की बातें कि जी जमात इस्लामी को वोट दे दिया, इसको वोट दे दिया, लोगों को, लोग जो इनके वोटर हैं वो इन्हीं को वोट देंगे। लोग जाहिर है इनके लिए बड़ा एक जो टनल बनाया था, एक बड़ा मंसूबा था और लोगों को बड़ा सहूलत मिली। जाहिर है इधर वोटर जो है वो वोटर तो तब देखेगा जो उनको बुनियादी तौर पर जो उनको ज़ाती फ़ायदा, उनके घर के किचन को फ़ायदा पहुंचेगा, वो देखता है वोटर। आजकल वो जो देखता है कि उसके घर के किचन को फ़ायदा पहुंचता है, उसके बच्चों को क्या फ़ायदा है, उसके बच्चे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे स्कूल जा रहे हैं, उनको सेहत की बुनियादी सहूलतें मिल रही हैं, वो चीज़ें देखते हैं। ये तो नहीं है कि जो कि जी सड़कों के ढांचे बना दिए, ये कर दिया, इस तरह इमारतें खड़ी कर दी बड़ी बड़ी, लोगों को क्या रिलीफ मिलेगा? लोग असल में चाहते हैं रिलीफ चाहते हैं। जो 14 महीने में भी इनको लोगों को रिलीफ नहीं मिला, वो भी मुस्लिम लीग ने इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर किया, लेकिन सारा क्रेडिट में इनके आ गया। अब जो भी है इनको बयानिया, जो सियासी बयानिया बनाना पड़ेगा, जो इसमें गिले शिकवे करने बनते हैं इनके, क्योंकि उनके साथ ज्यादती हुई, तो वो गिले शिकवे करें अपने, लेकिन एक अंदाज से करें, ऐसा बयानिया बनाएं कि इलेक्शन में उनको कैंपेन में फ़ायदा हो। अब जाहिर है अब इनके नेक टू नेक वो आगे पीपल्स पार्टी भी आके इनको बराबर से वो कह रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर तो हमारा होगा, तो जाहिर है उसमें कोई वो भी इनको कोई सरप्राइज दे सकते हैं। ठीक है, तो जाहिर है बिलावल साहब भी इधर घूम रहे हैं और भरपूर तरीके से, अगरचे इन्होंने अपने एक दूसरे के खिलाफ बयान कम कर दिए हैं, जिस तरह के पहले तेज बयान दे रहे थे। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया इलियास साहब। बहरहाल जी इंतखाबात से पहले ये हम हर सियासतदान के मुँह से सुनते हैं कि उन्होंने पहले क्या किया, लेकिन हम उम्मीद ये रखते हैं बतौर, अगर हम अवामी सामने रखें तो हम उम्मीद ये रखते हैं कि ये आने वाले दिनों में क्या करेंगे आवाम के लिए, कोई वो प्लान जिसको मंशूर कहते हैं वो कोई वाज़े तौर पर आवाम के सामने रखा जाए। जो वक्त गुजर गया, अच्छा हुआ आपके साथ, बुरा हुआ वो गुजर गया, अब आप क्या आवाम को रिलीफ देंगे, आप क्या करने जा रहे हैं अपने वोटर्स के लिए, ये ज़्यादा मायने रखता है। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वो आपने जान लिया। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से हम वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, क्या वर्चुअल इंतखाबी मुहिम तहरीक इंसाफ को फ़ायदा देगी या नहीं, राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, पीटीआई के बारे में कहा जाता है कि वो सियासत में नई रिवायात मुतारफ़ करवाती रही है। कल भी पीटीआई की तरफ से वर्चुअल जलसे का इनेकाद किया गया। जलसे में पीटीआई के रूपोश रहनुमाओं ने भी शिरकत की। वर्चुअल जलसे में पार्टी रहनुमाओं ने यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जो है उस पर वीडियो लिंक के जरिए उन्होंने खिताब किया। और इस हवाले से चेयरमैन पीटीआई गौर खान ने कहा कि हमारे जलसे को 4 मिलियन लोगों ने देखा, इतनी मकबूलियत किसी जमात के पास नहीं। तो दूसरी तरफ आज इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया गया है। बैरिस्टर अली जफर ने मीडिया से बात की है और ये कहा है कि 14 दरख्वास्त गुजारों में कोई भी पीटीआई का मेंबर नहीं, इनमें से एक ने भी दरख्वास्त नहीं दी कि हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। उधर पीटीआई के कई रहनुमाओं के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं। मुराद सईद आजम सवाती, हमाद अजहर, अली अमीन गंडापुर, मुसर्रत जमशेद समेत 18 पीटीआई रहनुमा हैं जिनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए गए। नाज़रीन, एक ऐसे वक्त में जब पीटीआई की सीनियर क़यादत जेल में है या रोपोश है, तो क्या पीटीआई की तरफ से ये जो वर्चुअल जलसे का इनेकाद किया गया है, क्या कोई बेहतर हिकमत अमली है? इसी तमाम तर मामले पर बात करेंगे। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, आप इसको किस तरह से देखते हैं? हासिल उसूल क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? क्या आप समझते हैं कि ये जो वक्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन मुश्किलात का शिकार है, क्या ये बेहतरीन हिकमत अमली थी? आपके ख्याल में ये जलसा कामयाब था, क्या था? जी देखें, ये जो 80 लाख का दावा आपने बाबर अवान साहब का बताया, जो पार्टी के चेयरमैन हैं उन्होंने 40 लाख का बताया, और आपको और हमें पता है, मैं इस पे बहस में नहीं जाता कि ये 10 लाख थे, 12 लाख थे। जितनी दफ़ा आप ऑफ करके ऑन करते हैं दोबारा आ जाते हैं, ट्विटर, यूट्यूब सब एक ही
प्लेटफॉर्म पे 2-2, 3-3 बंदे देख रहे होते हैं और काउंट होते हैं। बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, बस 8 फरवरी को अपने वोटरों को लेके आ जाए। पहली पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी ये है, इलेक्शन लड़ना भी उनकी जिम्मेदारी है। अब जिसको शौक है कि उसको स्टेट से लड़ना है, वो उनके हक में बात करके स्टेट से जाके बात कर ले कि जी इनको ज़रूर आप फौरी तौर पे बल्ला भी दे दें और इनको खिलाड़ी भी दे दें और दूसरे मुकाबिल खिलाड़ी को बांध के रख दें, जिस तरह पिछली दफ़ा बंधवाया था। अब अपनी बारी आई है तो बिल्कुल अच्छी बात है कि वो अगर इस तरह वर्चुअल कर रहे हैं तो वर्चुअल वोटिंग भी होनी है। वो खान साहब चाह तो यही रहे थे ना, जब वो अपना सिस्टम बना रहे थे तो वर्चुअल वोट ही चाहिए था उन्हें। एक्चुअल वोट चाहिए है जब पोलिंग स्टेशन में बंदा दाखिल होगा, वहां कोई जाली काम नहीं हो सकेगा। बंदा जाएगा, बंदा गिना जाएगा, पुकारा जाएगा कि जी हाँ ये है, और सब टिक टिक कर रहे होंगे। फिर इल्जामात तो हर सूरत में हर बंदे पे आने हैं कि चाहे कोई भी जीत जाए, वो जीतने वाला भी कहता है, खान साहब कहते हैं जी इनकी पार्टी, लोग कहते हो जी हमारी तो अक्सरियत थी, हमारी तो अक्सरियत ही खत्म कर दी। अब है ना ये काम, आज तक ये वो लोग कह रहे हैं ना कि जी हमारी तो सादा अक्सरियत बनती थी, हमें तो वो भी नहीं दी। तो वो ना सच्ची मोहब्बत मिलती है ना सच्चे वोट मिलते हैं। तो लिहाजा परेशानी के आलम में सारे यही गुफ्तगू करते हैं। नवाज शरीफ साहब भी अपनी पुरानी गुफ्तगू दोहरा रहे हैं कि हाँ हमारे साथ ये हुआ। उन्होंने अपना नया मंशूर देना है और जलसों में नई गुफ्तगू करनी है, तो लोग उसके भी मुंतजिर रहेंगे कि जी आपका प्लान क्या होगा, कैसे ले जाएंगे चीजें, आप बता रहे हैं सब कुछ ठीक है। वर्चुअली यूनिवर्सिटी भी चल रही है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी भी चल रही है, और आप और हम सारे उनके क्रेडेंशियल्स नंबर सब जानते हैं। तो एक्चुअल नंबर चाहिए इस वक्त के आप के पास। कल तो वो पब्लिक नोटिस आ रहा है 20, 21, 22 हैं कि आप कागजात जमा कराइए, अपने निशान के वक्त में निशान दिलवाइए लोगों को, या हर वकील का अपना एक ग्रुप लड़ रहा होगा इलेक्शन। एक्चुअल बात वही होगी कि आपको इलेक्शन लड़ना है, किस तरीके से लड़ना है। ये मीडिया की गेम बहुत हो गई, आपने परसेप्शन बनाई कि सारे भाग रहे हैं, तो एक्चुअल गेम क्या हुई कि आपके बानी चेयरमैन के कहने पे, यानी खान साहब के कहने पे उमैर न्याजी साहब ने रिट की, अबूजर सलमान न्याजी ने वो उसकी वकालत की और आप स्टे लेके आ गए कि जी हमें तो इलेक्शन नहीं चाहिए। अब उसके ऊपर वो अली जफर साहब को भी परेशानी हुई, वो बार बार कह रहे थे नहीं हमें तो स्टे वापस करना पड़ेगा। ये थी ना हकीकत कि जो 1 साल से इलेक्शन मांग रहे थे, जब इलेक्शन मिला तो रुकवाने के लिए चले गए, फिर वहां नहीं हुआ तो पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गए। भाई आप जिस अदालत का कह रहे हैं वो लेटर लिखे ना कि जी मैं रिटर्निंग अफसर ये अदालतें दे रही हूं, फिर बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने ज्यादती की है। आप जुडिशियल अफसर भी ना दें, आपको क्या फौजी अफसर चाहिए, मेजर और कर्नल बैठ के इलेक्शन कराएं। मैं तो परसों भी कह चुका कि सिपाहियों ने आपको जितवाया ना उस वक्त, फिर खड़े होकर अंदर, दूसरे के पास तो कोई पोजीशन नहीं थी, तो फौज क्यों आए? अदलिया को आप हर दफा बदनाम करते हैं, तो अब आप भुगतें, अब आपने जो बोआ था वही काटने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है। अब अयाज साहब, क्या आपको लगता है इंतखाबी मुहिम के लिए पीटीआई ये टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार करेगी? और ये बात तो दुरुस्त है क्योंकि इंतखाबात वोटर आपका सोशल मीडिया के थ्रू या फील्ड में भी आप बता सकते हैं कि हमारा बहुत वोटर है, लेकिन असल बात तो इलेक्शन डे है और उससे पहले की तैयारी है, जिसमें ज़ाहिर है अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस तरह से नज़र नहीं आ रही। तो अगर इस वर्चुअल जलसे को आप क्या रेट करेंगे? आपके ख्याल में ये एक कोई बेस्ट स्ट्रेटजी थी पीटीआई की? आपको पीटीआई की तैयारी नज़र नहीं आ रही या तैयारियां रोकने की कोशिशें नज़र नहीं आ रही? मुझे ये नहीं समझ आई कि आपको क्या उसमें नजर सर नहीं तैयारी नजर नहीं आ रही, कोशिशों पे तो मैं जाना नहीं चाहती। कर ही नहीं रहे सर, कोशिशों में जाना नहीं चाहती। जी अच्छा, चलें ठीक हो गया। मुझे ये खुशी हुई सुन के कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने जा रहे हैं इस दफ़ा जी, क्योंकि वो जितने वोटर जाएंगे उतने ही निकलेंगे। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन के बाद अब किसी पार्टी के पास ये कोई गुंजाइश नहीं होगी कि वो शिकवा कर सके कि जी हमारे साथ ज्यादती हो गई, हमने तो बड़ी मेहनत की थी। अब ये इस पे डिबेट हो रही है वर्चुअल क्यों हुआ और वोट हकीकी चाहिए होंगे। उस पार्टी के पास ऑप्शन क्या है मुझे ये बताएं कि उनको वर्कर्स कन्वेंशन तक तो करने नहीं दे रहे, और वो जिन डिप्टी कमिश्नर्स की वकालत हो रही है कि जी वो बहुत अच्छे प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स होंगे, वो 16 एमपीओ के तहत जिसको चाहते हैं गिरफ्तार कर लेते हैं। इसका मतलब है कि उस दिन भी चांस होगा कि जो कैंडिडेट भी होगा उसको वो बंद कर सकेंगे 16 एमपीओ के तहत। ये वैसे तो मुझे ये सारी एफर्ट ही फ्यूटाइल लग रही है। ये इससे कहीं बेहतर था कि इतना वो वक्त ज़ाया करना, इतना पैसा कौम का ज़ाया करना इलेक्शंस पे, और बेहतर ये था कि एक रेफरेंडम करा लिया जाता और उसमें ये सवाल पूछ लिया जाता कि जी आप कायद को प्राइम मिनिस्टर तस्लीम करते हैं या नहीं करते, और उनको
प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता 5 साल के लिए, इस मुल्क के सारे मसाइल ही हल हो जाते। लेकिन चूंकि इलेक्शन भी कराना है सही, और वो कराना भी इसी तरह से है, फ्री एंड फेयर कराना है चूंकि, तो इसलिए एक पॉलिटिकल पार्टी वो हमेशा मुआवजा किया जाता है कि जी वो कायद उस वक्त जेल में थे, उनकी बेटी जेल में थी, लेकिन बाकी हालात ये नहीं थे जो इस वक्त एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो रहे हैं। आप इलेक्शन करा लें, इनको बल्ला भी ना दें, ये भी कोशिश करें, इन पे पाबंदी लगा दें, इलेक्शन करा के आप इलेक्ट करा लें गवर्नमेंट, उसके बाद क्या स्टेबिलिटी आ जाएगी इस मुल्क में? ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है सही, कि उससे अगर स्टेबिलिटी आती है तो बिल्कुल बिस्मिल्लाह करें, जाएं। तो उसी के लिए तो हो रहा है सर ये। नहीं, वो फिर स्टेबिलिटी अगर आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी को बात ही नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितना मुल्क इंपॉर्टेंट होता है। मुल्क के लिए बेहतर हो रहा है, लोगों के लिए बेहतर हो रहा है, उनको महंगाई और हर चीज जो परेशानी है उसमें कमी होती नजर आएगी ना, तो फिर किसी को पॉलिटिकल पार्टी सच्ची बात है याद भी नहीं रहेगी, क्योंकि मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारे साथ वादे और दावे कर रही होती हैं वो झूठ के सिवा कुछ भी नहीं होते, और सिर्फ कि जी हमने ये कर दिया। अगर जो मेरे कायद कह रहे हैं इतना काम किया उन्होंने, अगर वही मयार है इस मुल्क में हुक्मरानी का, तो मैं पहले भी आपसे अर्ज कर चुका हूं, फिर जितने कम वक्त में मोहसिन नकवी ने वो मॉडल अपनाया और जहां तक कर दिया, मोहसिन नकवी को मुस्तकिल चीफ मिनिस्टर पंजाब होना चाहिए, और शायद लोग ये भी बात करते हैं कि उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी होना चाहिए, अगर मयार यही है। लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना मयार नहीं है, ये सड़कें, पुल, अंडरपासेस, मोटरवेज, हाईवेज ये बनाना मयार है ना, तो फिर बिस्मिल्लाह करें, मोहसिन नकवी को ताहयात चीफ मिनिस्टर पंजाब बना। सही है। फैसल साहब, जाहिर है अब हमारे यहाँ क्या म्यार है किसी को हुकूमत देने का या हुकूमत बनाने का, ये तो बदनसीबी उन वोटर्स की है, जो कुछ चाहते हैं वो उनको नहीं मिलता है। लेकिन इस चीज़ से हटके अगर ये वर्चुअल जलसे की बात की जाए तो आपको लगता है कि ये क्योंकि जो रोपोश क़यादत थी उन्होंने भी इससे बात की, अपनी जो उनका एक मुद्दा था, लेकिन आपके ख्याल में इस वक्त जब बहुत सी पाबंदियों का सामना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात, ये क्या आप समझते हैं एक बेहतरीन स्ट्रेटजी थी? तो देखिए, मेरा ये इशू नहीं है कि इनकी हिकमत अमली सही थी या गलत थी। अगर तहरीक इंसाफ रियासत पे हमलावर हुई है तो उसको आप जितनी इबरतनाक सजा दे सकते हैं दे दें, मेरा इशू नहीं है। आपको किसी को इलेक्शन जितवाना है, आप उसको अभी से फॉर्म 45 दस्तखत करके दे दें, मेरा इशू नहीं है। लेकिन आप जो अगर किसी को रोकने के लिए आप आम आदमी की जिंदगी में मुदाखलत करेंगे तो वो मेरा इशू है। आपने कल इंटरनेट बंद कर दिया, ये किसके जहन में ये आइडिया आया था? आज की दुनिया में इस इंटरनेट से हजारों लाखों लोगों का बिलवास्ता और बिलवास्ता रोजगार वाबस्ता है, आपने बंद कर दिया। आज के बच्चों की तालीम का जो सबसे बड़ी सोर्स है जिससे बच्चा पढ़ रहा है वो इंटरनेट के जरिए पढ़ रहा है, आपने इंटरनेट बंद कर दिया। भाई क्यों कर दिया आपने इंटरनेट बंद? आप उनके खिलाफ जितनी कार्रवाई करें वो हम, अगर आप समझते हैं कि वो रियासत के खिलाफ है, हम भी यही समझते हैं, हमें कोई इशू नहीं है। आप इमरान खान को कुछ भी करें, आप इस पार्टी पे पाबंदी लगा दें, आप बल्ले का निशान न दें, लेकिन आम आदमी की जिंदगी को मुतासिर नहीं करें। अगर देखें जो भी दिमाग है और जिसकी भी तजवीज़ पे ये काम हो रहा है, इससे जिसको आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं वो ताकतवर होगा। कल मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, अल्लाह को गवाह बना के बता रहा हूँ, लातादाद लोगों को इंटरनेट की बंदिश के बाद मालूम चला कि तहरीक इंसाफ का जलसा होने जा रहा है, पता ही था लोगों को। इंटरनेट की बंदिश के बाद लोगों को मालूम चला। ये क्या काम किया आपने? किसके कहने पे काम? ये कौन दिमाग है ये जो आपसे ये काम करवा रहे हैं? अगर ये इस सारे अमल पे यकीन करें, ऐसा महसूस होता है कि पसे पर्दा ऐसे लोग हैं जो शायद इमरान खान को ताकतवर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जबरदस्ती की हमदर्दियां जो है वो इमरान खान, आपको पता है मेरे ख्यालात का, मुझे कोई इमरान खान से हमदर्दी नहीं है, ये आप जानती हैं इस बात को। जी जी। लेकिन आप ये जो काम कर रहे हैं इससे लोगों की हमदर्दियां बिला वजह में उनकी तरफ जो है वो बढ़ रही हैं। आज की दुनिया देखिए, टेक्नोलॉजी की दुनिया है, हमारी आपकी, ये अच्छी बात है बुरी बात जो भी है, हमारी आपकी जिंदगियां उस माहौल में ढल चुकी हैं कि जहां हम टेक्नोलॉजी के बगैर, जहां हम इंटरनेट के बगैर नहीं रह सकते। हमारे आपके दफ्तर का काम भी जो है ना वो इंटरनेट के बगैर नहीं चल सकता। या हजारों बाइकिए वाले, हजारों फूड पांडा वाले जो रोजाना 200-300 रुपए सिर्फ इस इंटरनेट की वजह से कमाते हैं, आपने बंद कर दिया उनका। इससे ये जो सोच डेवलप हो रही है, खुदा के वास्ते सोचें, इसके असरात सोचें, इसके असरात क्या होंगे।
नहीं कोई सोचने वाला इस मुल्क में। जो भी अगर इसका मतलब तहरीक इंसाफ ने तो आगे सारा काम इंटरनेट पे करना, तो इस मुल्क को आप 2 महीने इंटरनेट से महरूम रखेंगे? बस रख ले भाई, आप सब कुछ कर सकते हैं, ये काम भी कर ले। बिल्कुल, लेकिन कोई उन्होंने ऐसा बयान तो नहीं दिया कि हमने इस जलसे की वजह से इंटरनेट डाउन कर दिया। नहीं, वो बयान क्यों देंगे? कुछ मतलब उन्होंने तो ये कहा ना कि अगर स्लो था तो हम बता देंगे आपका खुला हुआ था। आपको पता है पीटीए तहकीकात करा रही है इस पे। बिल्कुल जी जी, मैं उसी का, ये कौन बंद कर गया? वो तहकीकात करा रही है जी जी बिल्कुल। और उस तहकीकात में वैसे पीटीआई के यूट्यूबर्स का सबसे ज्यादा ट्वीट्स आ रहे थे इसी बुनियाद पे। यूट्यूबर्स जो थे ना पीटीआई के, वो सबसे ज्यादा ट्वीट कर रहे थे कि यूट्यूब बंद है, एक्स बंद है, इंटरनेट बंद है, और सब पीटीआई के लोग यही ट्वीट कर रहे थे। बात करो यार, अब आप देख ले, सच बोलो, इंटरनेट नहीं हमने तो सच बात की, आपको तकलीफ हो गई। मैंने आपके झूठ पे अल्ताफ हुसैन के कोई बात की? जो आपने मोहब्बत अल्ताफ हुसैन की दिखाई जिसने लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी, मैंने कोई बात की? आप भाई हम अपनी बात कर रहे हैं ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, आपको तकलीफ हुई। अगर आपको कराची शहर में अमन नहीं चाहिए, डकैत और वही चाहिए थे, तो फिर तो जी बिस्मिल्लाह, फिर कराची को तो आप जिंदा रखे ना। उस शहर में जिसमें बोरियां बनती थी, जहां नसीरुल्लाह बाबर ने वो बोरियां बंद कराई, लाशें खत्म की, जहां नवाज शरीफ ने ऑपरेशन किया, आपको तकलीफ नहीं हुई। आपको तकलीफ ये हुई कि वो सेक्टर कमांडरों का राज खत्म हो गया। जो कराची में लूट मार लोगों ने की हुई थी ना, वो सारी बंद हो गई। आप सबको ड्रामा एक ही पसंद है कि आपके लोग चलें। कमाल हो गई है यार, कराची का चूरन बेचते बेचते सारा झूठ सच एक ही कर देते हो। चलें जी फैसल साहब, बिल्कुल। मैंने तो इंटरनेट की बात की थी, आपको इतना गुस्सा क्यों आ गया? मैं तो नहीं चाहता हूँ कि जो जिस कंपनी का इंटरनेट भाई हमने तो आपको ये बताया कि यूट्यूबर कर लेता कि हमारे घर में प्रॉपर इंटरनेट आ जाए, हमारे बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल जी, ब्रेक ले रहे हैं जी। जी आपका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन ये बात सच है कि जो इंटरनेट की सर्विसेज हैं वो डाउन हुई थी और वो स्लो हो गई थी, और जिन्होंने वीपीएन इंस्टॉल किया हुआ था, जाहिर है वो अपना काम उस तरह से कर रहे थे। अब ये हम नहीं कह सकते हैं कि ये हुकूमत ने किया, क्योंकि ऐसी अभी उस पर तहकीकात चल रही हैं। अब तहकीकात के बाद क्या रिजल्ट आता है उसके बाद ही हम कुछ कह सकेंगे कि ये वाकई क्या कोई टेक्निकल इशू था या वर्चुअल जलसा इशू था। बहरहाल ये तो अब सामने आएगा। ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे, यही हमारा सवाल होगा। हाफिज ताहिर साहब, इलियास साहब का टेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्चुअल जलसे से मुतल्लिक, क्या कामयाब स्ट्रेटजी थी, हासिल उसूल क्या हुआ? हाफिज ताहिर साहब, आपके ख्याल में ये इंतखाबी कैंपेन, जो वर्चुअल इंतखाबी कैंपेन का आगाज़ किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आपको लगता है तहरीक इंसाफ को फ़ायदा देगा? देखिए, बात यह है, तहरीक इंसाफ इसी चीज़ की तो माहिर है, और अब बाकी लोगों को भी देखना होगा कि वो इससे इस तरह का जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है या जो इस तरह की कैंपेन है वो कितनी कर सकते हैं। तो तहरीक इंसाफ का जो कमाल है वो तो नेट के ऊपर ही है ना, सोशल मीडिया के ऊपर है। वो उन्होंने कल भी अपनी एक कोशिश की है। अब चूंकि मैं इसका बाहर नहीं हूँ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो रिपोर्ट से इतनी तादाद हो गई, कोई कह रहा है, लेकिन यह है कि उसका जवाब जब दूसरी सियासी जमातें देंगी तो फिर ही पता चलेगा कि किसका जलसा बड़ा था। तो अगर अवाम में जलसा हो उसका तो आप तबसरा कर सकते हैं, लेकिन इसमें किसका जलसा बड़ा है, किसका जलसा छोटा है, लेकिन एक नई चीज दरामद हो गई है कि आप खर्चा किए बगैर अपने अपने घरों में बैठ के भी जलसा कर सकते हैं। सही है। मेरा ख्याल है सियासी जमातों को चाहिए जो जलसों पे पैसे खर्च करते हैं वो गरीबों में बांट दिया करें और वर्चुअल जलसे किया करें। ये तो, लेकिन हाफिज साहब, इंतखाब का जो दिन होता है, इलेक्शन डे, वो तो वर्चुअल नहीं होगा ना? हाँ, ये बात ठीक है। असल तो मैंने अवाम जब निकलेगी, मैंने पहले भी अपने यही कहा कि असल फैसला तो अवाम का है। अवाम निकलती है, वोट डालती है, किसको वोट डालती है, तो और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि जो वोट डालें लोग, वो वोट निकले, तो उसी वक्त फैसला होगा। ये जो सोशल मीडिया की चीजें हैं, मुझे पिछले हफ्ते किसी आदमी का क्लिप भेजा, मैं बड़ा परेशान हुआ कि 1 मिलियन लोगों ने देख लिया, तो फिर पता चला कि नहीं, वो सिर्फ 3 लोगों ने देखा, बाकी वो रिपोर्ट सिस्टम से था। अच्छा, ये जो, क्योंकि मैं इतना माहिर नहीं हूँ इस टेक्नोलॉजी का, तो लेकिन ये आने वाला, लेकिन आपके पास सख्त जान है जो किसी के पास भी नहीं। आप अंदर की खबरें भी ले आते हैं। सख्त जान तो ट्रेनिंग ही ला लो सी। अच्छा, ये दुआ एक सवाल आपकी जी क्विकली, वो असल खबर ले आंदा है, सख्त जान असल खबर ले आंदा है। सॉरी फैसल साहब, आपका सवाल नहीं सुन पाई।
मैं कह रहा था आमिर साहब इंटरनेट टेक्नोलॉजी के बड़े एक्सपर्ट हैं, इनसे पूछा रिपोर्ट सिस्टम क्या होता है। चल फिर ये किसी और दिन, टाइम कम है। ये वही है जो आप बैठे बोल रहे होते हैं, नहीं वही जो आप बैठे बोल रहे हैं इलियास साहब। प्रॉक्सी भाई आज तो छक्का लग गया, आमिर साहब ने छक्का लगा दिया। ये रिपोर्ट तो वही है जो आप बोल रहे हैं, ये तो छक्का मार दिया। वो आप छक्का कह रहे हैं, वो स्टेडियम तो बाहर जा पे ये सिक्का बंद कहानी हो डबल गई सिक्स है जी इलियास साहब। देखिए जी, जो भी है एक नया वर्जन लेके आए कि वर्चुअल जो है उन्होंने किया है जलसा, तो जाहिर है जब उन पर पाबंदियां होंगी, इस तरह होगा, नहीं करने देंगे तो फिर वो इस तरह ही करेंगे, नए हथियार इस्तेमाल करेंगे। तो जाहिर है उन्होंने किया है सोशल मीडिया के, तो नहीं है तो हथियार हथकंडे से मैं जरा वो ये चले, जाहिर है उन्होंने किया है। उसमें ये सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि दुनिया भर से लोगों ने किया होगा, पार्टिसिपेट किया होगा, तो उन्होंने कैंपेन की थी। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है फैसल भाई कि कुछ लोगों को नहीं पता था, तो ये सर्विस स्लो करके इंटरनेट की उन लोगों को भी पता चल गया कि वजह क्या है, रीजन क्या है, तो फिर वो तो आपको पता है जंगल की आग की तरह फैलती है सोशल मीडिया पर। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। वक्त हमारे पास खत्म हो गया। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।